हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं बेटा अपना न्यू लेक्चर नंबर 17 फिफ्थ ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली के अंदर। ठीक है, तो हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था लास्ट टाइम जो अपन ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस है उनकी प्रॉपर्टीज के साथ ही वो पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं जो कि अपने सीआरक्यू क्लासरूम क्वेश्चन है ना, एक साथ डिस्कस करते जाएंगे बेटा। जैसे देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है सीआरक्यू में, बोर्ड लेवल एक्सरसाइज। ठीक है, सीआरक्यू क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो आपके पास भी सीआरक्यू अवेलेबल होगा। मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ, ये याद रखने वाले फॉर्मूले हैं ना, कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड है, कुछ मेटलर्जी से रिलेटेड है 12th क्लास में। ठीक है, बट अभी हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट इज चिली सॉल्ट पीटर, है ना। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, NaNO3, मतलब सोडियम नाइट्रेट का जो कॉमन नेम है ना, वो क्या होता है बेटा, चिली सॉल्ट पीटर। इसके बाद है बी इज फ्लोरएपेटाइट, है ना। फ्लोरएपेटाइट केमिकल नेम, क्या फॉर्मूला होगा बेटा, CA5PO4। ठीक है, और होल थ्राइस F। ठीक है, फिर अपने पास है C हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, तो कुछ नहीं है, जिसमें अपन ने ये CA5PO4 होल थ्राइस लिखा है, यहीं पर OH आ जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है डी पार्ट बेटा, है ना। बी और सी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। डी पार्ट देखो, इंडियन सॉल्ट पीटर, तो याद रखना बेटा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो सोडियम नाइट्रेट है NaNO3, इसको हम क्या कहते हैं, चिली सॉल्ट पीटर, और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इंडियन सॉल्ट पीटर। ठीक है, फिर अपने पास है नेक्स्ट E, ध्यान देना, E नाइट्रोलिन, तो हमने पढ़ा था, ये तो पढ़ा हुआ है बेटा CaCN2+C, है ना, नाइट्रोलिन मिक्सचर। तो इसके बाद अपने पास है फॉस्फोराइट। ठीक है, F फॉस्फोराइट क्या है बेटा, CA3PO4 होल ट्वाइस, और इसके बाद हो जाएगा बेटा CaCO3 मिक्सचर है .CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास फॉस्फेट रॉक, है ना, FG हो जाएगा फॉस्फेट रॉक। तो फॉस्फेट रॉक क्या होगा बेटा, CaF2.3 CA3PO4 होल ट्वाइस। क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा, राइट द फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, फॉर्मूले हैं, हमें याद ही रखना पड़ेगा, मतलब है ना, किस तरह के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा ये। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 सीआरक्यू देखें, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट, है ना। ये अपन थ्योरी में कवर कर चुके हैं। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, एलिमेंट्स अपने पास है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, कम होता है। और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को भी हमने पॉइंट बनाकर वहीं पर डिस्कस किया था, तो आप, है ना, या तो अपना सेकंड लेक्चर देख सकते हो या जो आपने नोट्स बनाया उसको एक बार देखना, है ना। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ओके, थ्योरी में ही हो गया, थ्योरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, है ना, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए बेटा, नाइट्रोजन जो है मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी, नाइट्रोजन किस पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है। सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो मुझे एक बात बताओ कि, है ना, इसके पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे। देखिए सेकंड पीरियड में केवल एक S और 3 P होता है, इसका मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स रखता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं ना, ऑक्टेट को एक्सपेंड तो नहीं कर सकता, इसलिए मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है बेटा, है ना। जैसे एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, जैसे कि अपने पास क्या है NH4+, इसमें नाइट्रोजन के टोटल कितने बॉन्ड्स होंगे, तो अब बोलोगे 1 ना 2 3 और 4, और इससे पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कभी एक्सपेंड नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज अ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ये आपने बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ा होगा। तो द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। ठीक है, फिर देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, बॉन्ड्स प्रेजेंट इन N2O5। तो N2O5 क्या था, नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है, स्ट्रक्चर
N2O5। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे सोचो। मैंने क्या बताया था कि पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो तो कौन सा लिंकेज होता है, NON लिंकेज, है ना, NON लिंकेज। तो बना देते हैं बेटा NON लिंकेज। ठीक है, अब कितने ऑक्सीजन रहेगा अभी 5, तो नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O होगा। यहां पर भी देखो डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। इसके 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनते थे, है ना, हमने हर एक ऑक्साइड के 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाए हुए थे। क्लियर हो गई होगी बात। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर भी आप बता सकते हो, जो लास्ट क्वेश्चन था कि मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की कितनी है, तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर, है ना, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी हो जाएगी 4। और अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इस पे क्या बनाऊं, क्वेश्चन क्या था अपना बेटा, हाँ बॉन्ड्स बताने हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड भी है एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है ना, तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा एंड, है ना, आंसर क्या होगा बेटा, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ दोनों तरह के बॉन्ड है N2O5 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NCl5, है ना, व्हाई, क्वेश्चन नंबर 5 CRQ में, व्हाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NCl5। देखो PNCl3 तो फॉर्म होता है, तो इसमें कोवेलेंसी कितनी है, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी हो गई, है ना 3। और अगर मैं NCl5 बनाऊं तो यहाँ कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा 5। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है 4। ठीक है, तो यहाँ पर समझो कि अगर NCl5 बन ही नहीं सकता क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स बना नहीं सकता, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज नाइट्रोजन is a second period element, its maximum covalency is 4, that's why NCl5 does not exist, है ना, या नाइट्रोजन does not form NCl5। क्या बोला मैंने, है ना, फिर से देखो, नाइट्रोजन is a second period element, its maximum covalency is 4, it can form only 4 bonds, है ना, it can't expand its octet, that's why NCl5 या नाइट्रोजन does not form NCl5 या NCl5 does not exist। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर अगर हम डिस्कस करें बेटा, PCl3 एग्जिस्ट करता है और अपन ने पढ़ा था PCl5 हैलाइड्स में, है ना, तो PCl5 भी एग्जिस्ट करता है। ओके, तो PCl5 क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि फास्फोरस क्या है बेटा, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड एलिमेंट उसके बाद वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, इट कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, है ना, वो तो 4 से ज्यादा बॉन्ड भी बना सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओके, तो इनको नोट डाउन करो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ बेटा, तो नोट कर लिया होगा आपने, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बोर्ड पे अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव रीजन व्हाई एलिमेंटल नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल वेयर एलिमेंटल फास्फोरस इज अ टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो हमने पढ़ा हुआ है कि जो नाइट्रोजन है वो तो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, बट फास्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका सिंपल सा रीजन क्या है ना, ये तो आप नोट डाउन कर लेना पॉज करके, बट मैं समझा रहा हूं आपको। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, तो इसकी साइज क्या है बेटा, स्मॉल, है ना, साइज बहुत छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये आपस में पी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है ना, पी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है इजिली। क्यों, क्योंकि छोटा साइज होने की वजह से जो ओवरलैपिंग होगी वो इफेक्टिव होगी, इसलिए बॉन्ड कैसा बनेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग। तो हम जानते हैं कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बट जो P4 है वो टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P2 के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि फास्फोरस जो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो वो कौन से ऑर्बिटल यूज करेगा बेटा, आपके थर्ड पीरियड वाले, और थर्ड पीरियड का साइज कैसा होगा बेटा, ज्यादा होगा, तो जो ओवरलैपिंग होगी पाई बॉन्ड बनाने के लिए वो कैसी होगी, वीक होगी। अगर वीक ओवरलैपिंग होगी तो वहां पर कोई बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा, इसलिए फास्फोरस P2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आंसर वही आपने लिखा है बेटा, क्या हो जाएगा कि एलिमेंटल नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल बिकॉज
of its small size and high electronegativity. Nitrogen forms p pi multiple bonds with itself. Thus, nitrogen exists as a diametric molecule with a triple bond, while phosphorus does not form p pi multiple bonds since its atomic orbitals are large. है ना, due to large size, they can't have effective overlapping. Clear है? ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा. ये रिएक्शन हमने क्लास में कर ली है. क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दो. ठीक है, क्या है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एक्वस, ठीक है, और NaNO2 एक्वस आइंस में रहेंगे. तो इनके रिएक्ट करने पर क्या बनेगा? क्लियर है बात? बहुत आसान है, मैंने आपको बताया भी पहले. ये आइंस में रहेंगे बेटा, है ना. अब नाइट्रोजन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? -3. और यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? तो आप बोलोगे बेटा +3. तो -3 और +3 है, तो हमने एवरेज लिया तो वो एवरेज कितना है बेटा? 0. मतलब कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नाइट्रोजन का प्रोडक्ट बनेगा. और नाइट्रोजन की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ होती है? N2 के अंदर. तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, N2 गैस रिलीज होगी. ठीक है, प्लस NaCl बना देंगे, लेकिन ये आइंस में ही रहेगा, मतलब एक्वस, है ना. और है ना, प्लस हाइड्रोजन गैस स्पेक्ट्रम में वाटर बना दो, तो H2O रिलीज हो जाएगा. इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है बेटा? देखो, ये आइंस में है, रिएक्ट करेंगे N2 गैस जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, तो एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा चल जाएगा नेगेटिव, जिससे डेल्टा G हो जाएगा नेगेटिव. और अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. और रिएक्शन है ना कैसी होगी बेटा? स्पॉन्टेनियस सेल्फ होगी. किसकी वजह से बेटा? N2 के फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. बात क्लियर हो गई होगी. हमें प्रोडक्ट कैसे पता करना है? तो जब भी अपने पास अमोनियम के केटायन एनाइन हो तो एवरेज ले लो और उसी से ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक कर लो. अगर यहाँ नाइट्रेट होता तो +5 आता, तो एवरेज आता +1, तो N2O बनाते थे. याद आ रहा होगा बेटा, है ना, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको. अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, है ना. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यूरिया दिया है और इसका क्या कराया है? हाइड्रोलिसिस. यूरिया का हाइड्रोलिसिस यार बहुत सिंपल था. अटैक कराते थे और तोड़ देते थे, है ना. देखो, इसको तोड़ोगे तो यहां से तो बनेगा कार्बोनेट और ये अब बनेगा अमोनियम. तो अपन ने क्या बनाया था बेटा? अमोनियम कार्बोनेट, है ना. और ये इक्विलिब्रियम में आ गया था. किसके साथ आएगा? तो ये आएगा बेटा CO2 प्लस NH3, है ना. एनी अमोनियम सॉल्ट क्या देगा? अमोनिया. और ये तो CO2 देता था. ठीक है, तो X जो हो जाएगा ये मेरा X होगा. X क्या होगा बेटा? अमोनियम कार्बोनेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखना बेटा. राइट द ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हैवर प्रोसेस. हैवर प्रोसेस से हमने अमोनिया के लिए प्रोसेस लिखा हुआ है थ्योरी में. वहां पर हमने उसके प्रेशर को भी डिस्कस किया था कि मोल्स कम होते हैं, प्रेशर डिक्रीज होता है. तो है ना, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, प्रेशर क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है. टेम्परेचर लो टेम्परेचर रखते हैं. कैटलिस्ट क्या था? Fe आयरन यूज करते हैं. प्रोमोटर क्या था? तो मोलिब्डेनम यूज किया था. ठीक है, हो गया होगा. नेक्स्ट अपन इसकी रिएक्शंस करते हैं पहले ना. तो पहले आप ये नोट डाउन कर लो, पॉज करके फिर कंटिन्यू करते हैं. हाँ, तो बेटा नोट कर लिया होगा आपने, है ना. हम आते हैं CRQ में क्वेश्चन नंबर 10 पर. देखो क्वेश्चन नंबर 10. फर्स्ट ए है NH4NO3 हीट कर दिया. अब ये भी बताया मैंने, ये रिएक्शन हीट करना है. तो ऑक्सीजन स्टेट -3, ऑक्सीजन स्टेट +5. हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट ना पढ़ा था. एवरेज लेंगे -3 + 5/2. एवरेज कितना है बेटा? +1 का प्रोडक्ट याद करो ऑक्साइड में, तो N2O प्लस वाटर. आई होप याद आ गया होगा आपको. बी. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं बेटा, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं. ठीक है, तो NaNO2 FeSO4 प्लस H2SO4 ऑक्सीडेशन होगा. तो क्या बनेगा? Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस NO. ठीक है, प्लस Na2SO4 और प्लस क्या बन जाएगा? वाटर H2. क्लियर है. फिर देखिए सी पार्ट, है ना. किसकी रिएक्शन है? NO2 प्लस NO.
टेम्परेचर दिया है 250 केल्विन। याद हो आपको -23 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करी थी और क्या बनाया था अपन ने, एक ब्लू लिक्विड बनाया था N2O3। इसके बाद देखो D, ये भी रिएक्शन हमने नोट्स में पढ़ी हुई है ना। अगर आपने ढंग से रिवाइज किया होगा बेटा तो आपको बन जाएगा। सोचो, पॉज करके सोचो, बताओ। लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को हीट करना है तो क्या बताया था, नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ऑक्साइड बनेगा, सॉलिड, प्लस NO2 गैस रिलीज होगी, रेडिश ब्राउन, प्लस O2। ठीक है, फिर अपने पास है E, NO2 है ना, और इक्विलिब्रियम में है तो कूल करने पर ये बेटा डाइमराइज हो जाता है। अगर मैं इसके 2 मोल ले लूं तो कूल करने पर ये डाइमराइज हो जाता है, कूल करने पर। और फिर नीचे होगा बेटा हीट, है ना, हीट करने पर क्या होगा, ये फिर से है ना, फिर से क्या होगा, मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डाइमराइजेशन कर रहे हैं अपन, क्योंकि इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था। ओके, अब आता है बेटा F पर। तो F देखो, HNO3 है ना, नाइट्रिक एसिड प्लस P4O10। अगर आप यहां देखो तो P4O10 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5, और ये है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो HNO3 से तो क्या करेगा बेटा, वाटर निकाल देगा। अब हमने पढ़ा था कि अगर, ये समझने के लिए बता रहा हूं, अगर HNO3 के 2 मोल से हम एक वाटर हटा दें, है ना, तो क्या बनता था, N2O5। अच्छा, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो अगर ये डिहाइड्रेट होगा तो इसका ऑक्साइड बनेगा, और ऑक्साइड क्या होगा, N2O5। अच्छा, अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, ये वाटर खुद ले लेगा, तो ये बनेगा HPO3। ठीक है, और इसमें भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये केवल डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन है। क्लियर होगी बात आपको, है ना। तो ये अपने सारे बोर्ड लेवल क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम आते हैं मेन लेवल पे। तो अपन देखो बहुत फास्ट हो जाएंगे अपने ये क्वेश्चंस, है ना। आप क्या करें, पहले क्वेश्चन को फिर खुद से अटेम्प्ट करें, है ना, CRQ देख के खुद से अटेम्प्ट करें और फिर अपना आंसर मैच करते जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो बेटा अपने पास देखो N4 है ना, नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2, मतलब N4 तो कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसके बाद है अपने पास P4, तो फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 के फॉर्म में। PCl5 बिल्कुल ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। फिर NCl5 नहीं, है ना, हमने पढ़ा अभी NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4, 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता, 10 है ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑर्बिटल में रह ही नहीं सकते। फिर अपन बात करते हैं NCl3 की, तो NCl3 एग्जिस्ट करता है। इसके बाद आते हैं बेटा P2O5 पे, तो हमने पढ़ा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये एग्जिस्ट करता है। और अपने पास NO2 भी एग्जिस्ट करता है। फिर आया PO2, तो आपको याद होगा, है ना, कि मैंने बताया था फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड है उनमें उसकी +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, किसमें है, उनके ऑक्सी एसिड में एग्जिस्ट कर सकती है। तो PO2 या P2O एग्जिस्ट नहीं करते बेटा। तो टोटल अपने पास 1 2 3 हो जाएंगे, मतलब कि B फॉर बॉम्बे, बी ऑप्शन हो जाएगा अपना, N4 NCl5 और PO2, है ना। ऑप्शन नंबर 11 आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तो बी ऑप्शन, है ना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कि एग्जिस्ट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है, ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पैरामैग्नेटिक, है ना, पढ़ा हुआ है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है और नंबर। तो अपने पास अनपेयर्ड है NO2 और NO, ये दोनों, है ना। देखो N2O4 डायमैग्नेटिक, N2O2 डायमैग्नेटिक, N2O5 डायमैग्नेटिक, और ये N2O2 नहीं होगा, N2O3 होगा, गलत है वहां पर, सही कर लेना। N2O5 डायमैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक में अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी बॉम्बे, बी आंसर इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो आप रिएक्शंस नोट करो, है ना, ऑप्शन तो आप टिक कर सकते हो, और थ्योरी अपन ये पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ बेटा, नोट कर लिया होगा आपने। तो अब इस लेक्चर को अपन यही रहने देते हैं और आप CRQ सॉल्व करो, क्योंकि थ्योरी अपन कंप्लीट कर चुके हैं, और आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या कर लेंगे, इनको डिस्कस कर लेंगे। तब तक रिवाइज करो बेटा, रेशियोज को बार बार लिखना पड़ेगा, आपको लिख के रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो रिएक्शन याद नहीं होंगी। ओके।